हाँ जी। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे कि दो प्रकार के बेसिकली जो मेजर आर्थराइटिस के रोग हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक तो है ऑस्टियो आर्थराइटिस और एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम दोनों ही प्रकार के रोगों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि अस्थि संधि शोथ, ये बेसिकली ऐसा जोड़ों का विकार है जो कि आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद ही शुरू होता है। ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो जोड़ आपके जो कि आपकी बॉडी का भार ज़्यादा उठाते हैं, जैसे कि अंगुलियाँ हैं, कलाइयाँ हैं, घुटने हैं या आपके हिप्स हैं, ये जोड़ अधिकतर इस बीमारी के अंदर प्रभाव में आते हैं। अब इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो क्या धीरे-धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें फिर क्या होता है, उसके बाद फिर इन जॉइंट्स पे क्या होता है, पेन आनी शुरू हो जाती है, तीखी दर्द रहनी शुरू हो जाती है। क्यों होता है? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 60 साल तक जब महिलाएँ पहुँचती हैं, तो बॉडी के भीतर से कैल्शियम की जो है वो कमी होनी शुरू हो जाती है। कैल्शियम कम होएगा तो उसका सीधा प्रभाव हमारी हड्डियों पे आएगा। हड्डियाँ जो है वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो जॉइंट्स होते हैं वही प्रभाव में आते हैं। वहाँ से जब भी हड्डियाँ टूटनी शुरू होंगी तो बॉडी में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब हम अपने जॉइंट्स की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, हम इसको बहुत हम बहुत ज़रा इस पे प्रेशर डालते हैं या हमारा बैठने का पोस्चर गलत होता है, कई बार तब भी ये समस्या आ जाती है। इसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार किसी इंजरी की वजह से भी आ जाता है। कोई चोट लग जाए तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देखिए, अभी बिल्कुल आप ध्यान से समझिए साथ-साथ, तो बॉडी में हमारी बॉडी में कार्टिलेज होती है जिसे कि टिश्यूज़ बोलते हैं बॉडी में, या हम पंजाबी में कह देते हैं कि गोड्डियां दे विच ग्रीस हुंदी है। ये वो कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज क्या होता है कि ये कार्टिलेज सबसे पहले घिसनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। मैडम, माइक अभी भी देखिए किसी का ऑन है। तो सबसे पहले बॉडी में कार्टिलेज में आपको एक फ़ोटो फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी आप देखिए। ये देखिए, 2 जॉइंट्स हमें दिख रहे हैं हड्डियों के। मान लीजिए घुटने के जॉइंट्स हैं, है ना? तो जो ये ब्लू कलर का है, ये एक लेयर चढ़ी होती है, जिसे कि हम ग्रीस बोलते हैं, जिसे कि हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कार्टिलेज जो है, जो हमारी बॉडी के भीतर है, इन हड्डियों को बचाए रखती है। क्योंकि जब भी हम मूव करते हैं, तो सबसे पहले जो ये है कि कार्टिलेज ऐसे मूव करती है, ऊपर-नीचे करते हुए, ताकि हड्डियों पे कोई प्रभाव ना आए। लेकिन ऐज के साथ-साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है ना? तो सबसे पहले ये जो ब्लू पार्ट है कार्टिलेज, ये कम होएगी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जैसे-जैसे ये कार्टिलेज कम होएगी, फिर हमारी जो बॉडी की जो हड्डी हैं, वो भी फिर हड्डियाँ आपस में मिलनी शुरू हो जाएँगी, और हड्डियों की जब आपस में लड़ जाएँगी, तो फिर हड्डी भी जॉइंट से घिसनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे-धीरे जो बोन्स हैं, वो भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा कि जो हड्डियों में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन, जिसे सूजन बोलते हैं। सूजन आनी शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, या फिर धीरे-धीरे ये जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएँगे, आपके जोड़ जो हैं वो नुकसान में आने चाहिए, खत्म हो जाएँगे, ठीक है? और कई बार देखा जाता है कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि अ अपनी बेसिक जगह से छोड़कर अलग जगह पे, डिस्टल पार्ट पे नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने पिछले केसेस में भी देखा था ना, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स आई थी, देखिए, ये देखिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग जगह से अलग हड्डी बननी शुरू होगी। तो ये भी आर्थराइटिस में ही प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो ये था हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ सिम्पटम्स हमारे सामने जो आए, जो कि ओल्ड एज में आकर प्रॉब्लम आ जाती है ना, जिससे कि हम जो नॉर्मली जोड़ों का दर्द बोल देते हैं। अभी एक और प्रकार की बीमारी बहुत प्रचलित है आर्थराइटिस में, जिसको कि बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि आम वातीय संधि शोथ।
देखिए ये क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आर्थराइटिस की समस्या आपको 60 साल के बाद ही आने वाली है, बुढ़ापे में ही आने वाली है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अ, ऑटो इम्यून, जिसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझिए। देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स हैं, कोई भी वायरस अगर बॉडी में प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी ऑटो इम्यून होती है। अपने आप बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है, जो कि इन वायरस को, इन रोगों को दूर कर देती है। उसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये ऑटो इम्यून होता है, ये डिसऑर्डर में चले जाता है। ये बहुत ज़्यादा अधिक एक्टिव हो जाता है और इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है अपनी बॉडी की शरीर के भीतर जो बुरे सेल्स तो हैं ही हैं, साथ-साथ जो अच्छे सेल्स हैं, उन पे भी अटैक करना शुरू कर देती है। बॉडी को समझ नहीं आता कि कौन मेरा दोस्त है। उसके सामने जो अच्छे सेल्स हैं, जो बॉडी के लिए हेल्दी सेल्स अटैक करके उसको भी वो नुकसान देना शुरू कर देती है। तो जब ऐसी कोई समस्याएँ आती हैं, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आ जाती हैं। अक्सर ये बीमारी जो है 20 से 40 साल की एज में आती है। जब बॉडी के आपके इम्यून सिस्टम ही आपके आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू, क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा अधिक आएगी, सूजन बहुत अधिक आएगी, बॉडी के अंदर सेल्स उसको खुद ही मारने लग जाएँगे, तो बॉडी में क्या होएगा, रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी। लाली जिसे बोलते हैं, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, पेन आना शुरू हो जाएगा और इसमें भी क्या होता है कि एट लास्ट में आके कार्टिलेज नुकसान में चले जाएगी और आपकी जो बोन्स हैं, वो हड्डी हैं, वो भी धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। देखिए, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, गॉइट, इसे गठिया बोलते हैं। तो गठिया भी इसके अंदर ही आ जाता है। अब उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है, वो बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, है ना? तो जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हड्डियों में फिर क्या होता है कि वहाँ जोड़ जो है वो स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे फिर गठिया की समस्या आ जाती है और व्यक्ति इस बीमारी का जो है शिकार हो जाता है। इसके साथ-साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लूपस, जिसे कि स्वेलिंग बोलते हैं, ये समस्या रहती है। फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें क्या होता है कि ये अ, घुटनों की समस्या के साथ-साथ आपको इनसोम्निया हो जाता है, यानी कि अनिद्रा का शिकार व्यक्ति होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ पार्ट, कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, जो इस आर्थराइटिस के भीतर ही आ जाते हैं। अभी देखिए इसका जो है मेन कारण क्या होता है? क्यों हमारी बॉडी के भीतर है? जो मेडिकल के हिसाब से है कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो डिसऑर्डर में चले जाते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, जिसे कि चयापचय बोलते हैं, कि बॉडी के अंदर जाके जब ब्रेकडाउन होता है, तो जब उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाता है, आती हैं। कई बार जेनेटिक इश्यूज़ हो जाते हैं। पेरेंटल आपको ये प्रॉब्लम मिल जाती है, आपके फादर-मदर को है, उससे पुराने नाना-दादा को है, तो वो प्रॉब्लम आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। तब भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज़ होता है कि कई बार हम स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी जो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, ऑटो इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, बॉडी के सेल्स नहीं समझ पाते हैं और ये समस्या का हम लोग शिकार हो जाते हैं। और पुअर डाइट, पुअर डाइट में मैं कहूँगा एसिडिटिक डाइट। कई बार हम बहुत ज़्यादा तला-फला भोजन लेट खाते हैं, डिस्टर्ब्ड होके भोजन खाते हैं, खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ढंग से नहीं खाते हैं। तो ये कुछ कारण जो हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। देखिए अभी आपके सामने जो आई है पिक्चर हाथ की किसी के, ये भी जो रोगी का हाथ है, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण है और ऐसी समस्या हो जाती है। देखिए 4 तरह की स्टेजेस आती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसमें कि हड्डियाँ जाके बिल्कुल लास्ट में खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देता है, जॉइंट्स पे सबसे पहले। और क्या होता है उसके बाद जॉइंट्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो जॉइंट्स है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज ब्रेक हो जाती है, जॉइंट्स का अलग-अलग होना शुरू हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में आके क्या होता है, लास्ट स्टेज होती है जिसमें क्या है कि हमारे जॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति इस रोग का बुरी तरह से शिकार हो जाता है। अभी देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमारे सामने अभी तक जो है कुछ इसमें प्रॉपरली इस बीमारी को दूर करने में सक्षम नहीं है। उनके पास कौन-कौन सी थेरेपीज़ हैं, हॉट एंड कोल्ड थेरेपीज़ हैं, जिसमें कि बॉडी को गर्म पानी या ठंडे पानी में रखा जाता है या फिर पेन किलर्स दे दी जाती हैं, दवाइयाँ इबुप्रोफेन, इबुजासिक प्लस वगैरह दी जाती हैं कि आप पेन किलर्स खाते जाइए
और आपको ये दर्द जो है कम हो जाएगा। या फिर हम देखते हैं कई बार हम लोग सर्जरी करा लेते हैं, जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, वो भी इसका इफेक्टिव जो है प्रॉपर्ली नहीं है, क्योंकि जब भी आप सर्जरी कराएँगे उसके बाद भी ये प्रॉब्लम दोबारा से फिर भी आ सकती है। या कई बार फिर है ना? तो हमारे पास अब योग में कौन-कौन से ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स हैं जिसके द्वारा हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं? इसको अभी आप समझ भी लीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए मैंने चला दी है, तो बाद में भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए सारे फ़ायदेमंद ही रहेगा। देखिए जो भी प्रकार के रोग आते हैं, आयुर्वेद में उसको 3 तरह की कैटेगरी में डिफाइन कर दिया जाता है, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। और जितने भी ये जोड़ों के दर्द हैं, इसको वात रोग बोला जाता है। देखिए, अब देखिए कार्टिलेज क्या थी हमने जो पढ़ा था, कार्टिलेज एक प्रकार की ग्रीस थी, जिसे कि कफ बोलते हैं ना आयुर्वेद में। तो वो कफ क्या करती है कि जोड़ों को बनाए रखती है, आपस में जोड़े रखती है ताकि इसमें प्रभाव ना आए। लेकिन जब शरीर के भीतर वात रोग अधिक जाएगा, वात अधिक हो जाएगी, फिर वो कफ अपने आप कम हो जाएगी। अब जहाँ पे कफ चाहिए थी, वहाँ पे वात पहुँच गई, अब क्या होगा, वहाँ पे सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी, दर्द होएगा, जलन होएगी। तो ये सब वात रोग के अंदर आ जाते हैं। तो कितनी भी प्रकार की औषधि हैं या तेल हैं, ऐसे वात रोगों को या दर्दों को दूर करने में बड़े लाभदायक होते हैं। जैसे कि मैं आप एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके सामने, सरसों का तेल। सरसों के तेल को आप गरम करके उसमें अगर आप लहसुन की कलियाँ साड़ लेंगे, गार्लिक क्लॉव्स, और उस तेल के साथ अगर आप अपने इन बॉडी पार्ट्स की, इन जॉइंट्स की मसाज धीरे-धीरे रोज़ करेंगे, तो आपका बहुत हद तक आपकी जो दर्द है या मूवमेंट है, ये कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए आयुर्वेद में एक बहुत ही बढ़िया प्लांट है जिसे कि पारिजात बोला जाता है या रात की रानी बोला जाता है, नाइट जैस्मिन बोलते हैं इसको, या इसको हार सिंगार भी बोलते हैं। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। ये अक्सर हमारे बाग-बगीचों में मिल जाता है या आप नर्सरी में भी इसको ले सकते हैं। ऐसे ही इसके फ्लावर्स होते हैं, ये रात को भी फ्लावर्स उगते हैं और इसे सुबह इसे नीचे गिरा हुआ पाया जाता है। तो ऐसे आप इस पौधे के जो पत्ते होते हैं, इसका भी आप काढ़ा बना कर पी सकते हैं। बहुत ही बड़ी औषधि है ये। आपने क्या करना है, 7-8 पत्ते, 8-10 पत्तों को लेके गरम करना है, पानी को उबालना है, और जब वो पानी 1/4 रह जाए, फिर उसको काढ़ा बनाकर पीना है, घूट-घूट करके पीना है। 2 बार पी सकते हैं, 1 बार पी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको जब आप 15-20 दिन, 40 दिन पिएँगे, तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर प्रभाव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए हल्दी, है ना? घर में अक्सर पाई जाती है। तो गरम दूध में हल्दी डालकर पिया कीजिए। बहुत ही बड़ा ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी आपकी बॉडी के भीतर जो दर्द है हर प्रकार की जॉइंट्स की, इसको दूर कर देगा। देन विटामिन सी है, फ्रूट्स लीजिए ऐसे जो कि आपकी बॉडी के भीतर कैल्शियम को बढ़ाएँगे। और विटामिन डी, ये देखिए सूर्य से आपको मिलेगा। रोज़ाना आप सूर्य का त्राटक कीजिए, सूर्य के सामने आइए, विटामिन डी जो है, इसकी कमी जो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक आती है निर्गुंडी, इसका भी तेल जो है आपको बाज़ार से मिल जाएगा, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन को, सूजन को दूर करने के लिए। और एक बहुत बढ़िया मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ, अजवाइन का। अजवाइन को सकते हैं आप, बहुत बड़ी औषधि है। या अगर आपका किसी बॉडी पार्ट में दर्द ज़्यादा रहती है, तो आपने क्या करना है, गर्म पानी से उसकी टकोर करनी है। पैरों में है तो पानी में गर्म करके उसमें टब में डाल दीजिए अजवाइन को, उसमें आप अपने पैरों को रख दीजिए। थोड़ी देर करेंगे तो उससे भी आपको दर्द जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, या उसकी आप टकोर किया कीजिए। फिर एक दशमूल अ, तेल आता है, या इसके पाउडर मिल जाते हैं। 10 प्रकार की इस मूल इसमें औषधियाँ जुड़ी होती हैं। ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका इसका भी आप यूटिलाइज़, उसके बाद देखिए अदरक का पेस्ट भी आता है, उसको भी आप लेप लगाकर लगा सकते हैं। अगर आप जॉइंट्स में, फिंगर्स में, हड्डियों में, खूनियों में, घुटनों में कहीं पे भी दर्द है, या आप अदरक की चाय बनाकर पिया कीजिए, हर्बल चाय पिया कीजिए आप। तो ये भी बहुत बढ़िया औषधि है। तो ये कुछ हमारे पास टिप्स हैं योग। इसके साथ-साथ कुछ टिप्स और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हुँ, कि
हो गया, और ये पर्टिकुलर जो है वो एसिडिक है। तो शरीर के भीतर जब भी अम्लीय पदार्थ अधिक बढ़ेंगे तो ये समस्या आने वाली है। तो आप लोगों ने अपनी डाइट में अल्कलाइन प्रोडक्ट्स, जिसे कि हम क्षारीय बोलते हैं, ऐसी चीजों का सेवन बढ़ाना शुरू कर देना आपने। एसिडिक चीजें कौन सी होती हैं? कोई भी तले फले पदार्थ, कोई बाहर, ना, इन चीजों में एसिड ज्यादा होता है। इन चीजों का आपने सेवन बिल्कुल त्याग देना है। अल्कलाइन में हमारे पास आ जाता है जैसे कि गुड़, या फिर तिल आ जाते हैं, या फिर एक बहुत अच्छी चीज है चूना। चूना अक्सर मिल जाता है हमें। तो 2 ग्राम चूना उन लोगों ने लेना है दूध में डालकर, या फिर लस्सी वगैरह में डालकर आप ले सकते हैं। गर्मी आ जाएगी तो लस्सी में ले डाल के ले लिया कीजिए। जिनको ये समस्या अभी शिकार हो चुके हैं, जिनको लगता है कि मुझको आर्थराइटिस की समस्या बहुत अधिक है, तो 2 ग्राम चूना अगर आप डेली खाएंगे तो वैसे ही से आपका जो बॉडी का वो हो जाएगा, और ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। अदरवाइज जो व्यक्ति स्वस्थ है वो उसको 1 ग्राम चूना भी रोज का खा सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है। डाउट हो जाता है कि शायद चूना खाने से अंदर पथरी ना बन जाए, लेकिन पथरी चूना खाने से ऐसे नहीं बनने वाली जब उसको प्रॉपरली डाइट्स के साथ। फिर आता है एक मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं जिसे हम। ये भी बहुत अच्छी औषधि है। इसको आपने कैसे लेना है, रात को आपने कुछ इसको आप मेथी दाना भिगो लीजिए, सुबह आप उस मेथी दाने को दबाकर खा सकते हैं। तो या इसका पाउडर ले लीजिए, ये भी आपको आसानी से मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छी औषधि है जो कि आपकी इस समस्या को दूर करने वाली है। एसिडिक प्रोडक्ट्स को आपने छोड़ देना है। और जैसे कि अभी हमने गठिए की बात की थी, उसके लिए एसिड को कम करने के लिए एप्पल से उसका आपने 1 या 2 चम्मच आपने उसको पानी में डालकर आपने पीना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो देखिए अभी कामिनी कामिनी की माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जो अभी हम योग आसन अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसका अभ्यास अभी हम प्राणायाम के बाद भी करेंगे। तो ये कुछ आसन ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है योगा में खासकर। जैसे कि पश्चिमोत्तानासन है, मार्जरी आसन है, आसन है, आसन है, पवन मुक्त आसन है, मरकट आसन है, या अभी हमने वृक्ष आसन किया था, या कुछ सूक्ष्म क्रियाएं अभी हम आपको करके बताएंगे इसके बाद। ये सब क्रियाएं आपने डेली करनी है, तो इससे ये रोग आपको आपके पास फटकने वाला नहीं है और आप लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा हमारा पूर्ण। इसके बाद हम और करेंगे जिससे कि भी इस बीमारी से हम लोग अच्छे से निजात पा सकते हैं। अभी देखिए इसमें प्रिकॉशंस भी मैंने लिखी हैं कि इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है खास तौर से। जो तो कोशिश कीजिए जिनको इसे समस्या है वो इसका बैठते हैं ना, तो वज्र आसन में आप लोगों ने ज्यादा देर नहीं बैठना जिनको ये समस्याएं हैं, या कह लीजिए कोई में अधिक दर्द रहती है, पेन होने शुरू हो जाए उसमें। फिर हम चेयर पोज करते हैं, कुर्सी आसन जिसे बोलते हैं, या मल आसन करते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास अभी आपने फिलहाल छोड़ देना है। उसके बाद जब स्वस्थ हो जाएंगे तब इसको आपने जरूर करना है। देखिए एक हम और लोग कहाँ से गलती खा जाते हैं, हम लोग जब भी पानी पीते हैं हम लोग खड़ा होकर पानी पीते हैं, है ना। तो कभी कुणाल जी आवाज मिस कर रही है बीच में। जिसका माइक ऑन है, हम माइक ऑफ करेंगे ना फिर आवाज क्लियर आ जाएगी। कामिनी बहल जी का माइक ऑन है, मैं बोल रही हूँ वो कर नहीं रहे। कामिनी बहल जी प्लीज कर लीजिए माइक ऑफ। कामिनी जी। हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था पानी की ना। पानी को कभी भी आप लोगों ने खड़े होकर पानी नहीं पीना, क्योंकि जब भी खड़े होकर आप पानी पिएंगे तब घुटनों में विकार आने ही वाले हैं। पानी हमेशा बैठ के पीना है, पानी गुनगुना पीना है, और पानी को घूट घूट करके पीना है। और कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना आप लोगों ने, कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है। और कभी भी जॉइंट्स के साथ आपने ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी।
ये नहीं कि आप योग क्लास में आ गए हैं या शिविर में आ गए हैं तो बाकी कर रहे हैं, तो मैंने भी उनके साथ साथ जाके कंपटीशन में वैसे ही वहां तक पहुंचना है। आपका शरीर आपको साथ साथ जरूर गाइड करता है कि यहाँ तक मेरी जो है कैपेसिटी है, वहां तक ही आपने एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपने छोड़ देनी है। फिर बीच में विश्राम कीजिए, फिर दोबारा से फिर शुरू हो जाएगी। और देखिए जैसे कि मैं आपको बताया था कि एसिडिक फूड्स जैसे कि तीखा हुआ या पंजेंट, जिसे कि तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण बोलते हैं ना, कसैला, या खट्टे, या फिर आलू, मटर, कच्चा प्याज, बाजरा, मक्की, ये चीजों से भी वात जो है बढ़ जाता है बॉडी के भीतर। इन चीजों को भी फिलहाल आप लोगों ने अवॉइड कर देना है। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है, जैसे कि अब आगे गर्मी आ रही है तो कभी भी तेज पंखे की आगे या एसी के अंदर अधिक देर नहीं बैठना। हम लोग क्या करते हैं, रात को एसी में चला के बैठ जाते हैं, तो ये जो है फिर बॉडी के अंदर विकार पैदा कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए नेचुरल जो है उसके सामने आप ज्यादा से ज्यादा रहा कीजिए, और बंद कमरों में तेज पंखे के आगे, कूलर के आगे, एसी के आगे आप लोगों ने कम से कम बैठना है। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ टिप्स थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे योग अभ्यास में। तो अभी आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग कपालभाति से धीरे धीरे वापस आइए। पाँव खोल लीजिए, पाँव को दाएं बाएं करते हुए रिलैक्स कर लीजिए। पाँव की पेलियां थपथपाइए। अभी देखिए सूक्ष्म व्यायाम भी आप लोगों को वही बताए जाएंगे जो कि जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पैरों से शुरू करते हैं, पैरों की केवल उंगलियों को, ठीक है, आगे पीछे कर, केवल पैरों की उंगलियों को, इस चीज का पूरा ध्यान करना है आपने। पैरों की उंगलियां पूरी शक्ति के साथ आगे पीछे। अभी एड़ियां हिलाते हुए पूरा पंजा आगे पीछे कीजिए, एड़ियां हिलाते हुए पूरा पंजा आगे पीछे। बहुत अच्छी। चलिए अब इसको गोल गोल घुमाइए, बड़े से बड़े शून्य बनाना आप लोग को। एड़ी को सेंटर मानते हुए शून्य बनाना। देखिए क्रियाएं चाहे सूक्ष्म है, लेकिन इसके अत्यंत लाभ मिल जाते हैं जब बॉडी की इतनी इतनी हल्की हल्की मूवमेंट भी डेली रहेगी। किसी भी बॉडी में फिर यूरिक एसिड जो है वो रुकने वाला नहीं। बॉडी में विकार आने वाले नहीं। रिवर्स कीजिए। चलिए घुटना चालन करेंगे आज, ठीक है। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। ऐसे करते हुए हाथ का शिकंजा घुटने के नीचे, घुटने को फोल्ड करना है, धीरे धीरे पैर को, पाँव को सीधा कर देना है, फिर आगे फिर नीचे। ठीक है, कोशिश कीजिए आपके पीठ सीधी रहे, घुटना पूरा ऊपर नीचे घुमाते जाइए। ऊपर जाए पैर सीधा हो जाए, नीचे जाए घुटना बेंड हो जाए। रिवर्स कीजिए इसको आप, रिवर्स। चलिए दूसरे पैर से करते हैं, बाएं घुटना फोल्ड कीजिए, बड़े से बड़ा शून्य बनाना। रिवर्स कीजिए। और देखिए कभी भी बीमारी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर देखिए कोई बीमारी आई है तो हमारे गलत खान पान या गलत रहन सहन की वजह से आई है। घुटना फोल्ड कीजिए, बाई बाई जंघा मूल पे रखिए, अंतित आसन करेंगे, घुटना ऊपर नीचे करेंगे। तो कोई भी समस्या अगर हमारे शरीर के भीतर आई है तो उसका इलाज करने की क्षमताएं हमारे शरीर के भीतर है। तो जब आप अच्छे से खान पान चेंज कर देंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, लैब कर लीजिए इसको, तो फिर बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। चलिए इसको उठाइए, अभी फ्लैप कीजिए इसको,
मुस्कुराकर, हंसते हुए, खिलखिलाकर, पूरे जोर के साथ। हा 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 हा। पूरी मस्ती, पूरा आनंद। हा 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 हा। चल, दूसरे पैर से भी कर लेती हैं। बाएं घुटना दाईं जंघा मुंह के ऊपर, ऊपर नीचे। क्लैप कीजिए, उठाइए और पूरी मस्ती के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए। हा 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 हा। awesome। चलिए वापिस विश्राम। पाँव में फासला, कदम पीछे की ओर, शरीर को विश्राम दे दीजिए। चलिए आ जाइए वापिस। वापिस आ जाइए किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। करने जा रहे हैं हम यहीं से बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वास खाली करना है, श्वास को रोक के तीनों बंद एक साथ लगा देना। मूल अंगों का संकोचन, मूल बंद, नाभि पीठ के साथ उड्डयन बंद, छोटी कंठ रूप में जल अंदर। ठीक है, शुरू कीजिए। यथासंभव रुकने का प्रयास करना। अभी देखिए इस प्राणायाम से क्या होता है कि शरीर के भीतर जो है वो ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाती है। प्राण ऊर्जा, अपान ऊर्जा आपस में मिलनी शुरू हो जाती है। शरीर के भीतर शक्तियों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जटिल से जटिल समस्याएं भी इस प्राणायाम से दूर होती है। श्वास उखड़ने से पहले वापस आना है, फिर लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वास को खाली करके फिर रिपीट कर दीजिए। बहुत धीरे धीरे वापिस। शरीर पर इसका प्रभाव महसूस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जयी प्राणायाम। जीवा मोड़ को तालू से लगानी है, श्वास भीतर बनना है, कंठ से खिंचाव आना चाहिए। ठीक है, शुरू कीजिए। पूरा श्वास भरना है एक आवाज के साथ, एक खिंचाव के साथ, ताकि ये कंठ पूरा प्रभाव में है। थायराइड ग्लैंड बोलते हैं इसको, यहाँ पे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। थोड़ी कंठ में लगा दीजिए, कुछ क्षण रुकिए। वापस जब भी आना है, जलंधर बंद खोला, दाई नासिका बंद की, बाइयों से श्वास खाली किया, वापिस आ गई। अब इसको आप रिपीट कीजिए। कम से कम 5-7 बार तो इसका अभ्यास करना है। जिनको कोई थायराइड की समस्या रहती है साथ ही साथ, वो इसका अभ्यास 15-20 बार किया कीजिए। ठीक है, एक बार फिर करते हैं। चलिए अभी इसको बाई पार्ट्स करते हैं। ठीक है, बाई पार्ट्स कैसे करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में, ब्रेक्स में। जब हम इसको ब्रेक में करेंगे तो फिर इसके प्रभाव और अधिक आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कीजिए प्रयास। छोटी कंठ में, वापिस आना है, जलंधर बंद खोला, दाई नासिका बंद की,
बाइयों से श्वास खाली किया, धीरे धीरे वापस आए, थोड़ा गला हिला लिए इस पर, ठीक है। बहुत ही सुंदर। तो ये हुआ हमारा उज्जयी प्राणायाम। अभी हम आगे बढ़ते हैं, करने जा रहे हैं हम अब आज का अगला प्राणायाम, आज का मुख्य प्राणायाम। देखिए ये प्राणायाम भी आर्थराइटिस के लिए आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से कैसे आर्थराइटिस दूर होगा, हम इसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम शुरू करते हैं। तो पहले स्थिति लेंगे, पीठ गर्दन सीधी कीजिए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करनी है। अच्छे से समझना है, दाईं नासिका बंद करनी है। बाइयों से लंबा गहरा श्वास भरना शुरू कीजिए, बाईं नासिका बंद कीजिए, भी दाइयों से खाली कीजिए। अभी दाईं ओर से भरिए, दाईं नासिका बंद कीजिए, बाईं ओर से खाली कीजिए। हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अभी हमने इसको बारंबार करना है। बाएं से भरा था, दाएं खाली किया, फिर दाएं से भरा था, बाएं खाली किया। देखिए कितने ही भाई बहन अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपना वीडियोस भी ऑफ रखा हुआ है। वीडियोस ऑफ रखा हो तो मतलब आपकी हाफ प्रेजेंसी गिनी जाएगी। हाँ, चाहे आप नहाए हैं। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियोस ऑन करके बैठने का बेनिफिट पता है क्या होता है? आप लोगों की प्रेजेंस लग जाती है, पता चलता है कि ये आप लोग अपना अभ्यास कर रहे हैं। आप अलर्ट होके करेंगे और आपका देखिए बेनिफिट डबल हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि करो चाहे ना करो, बेड़ा कोई देख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करना है तो उसको पूरे 100% के साथ करना। आप इधर से पूरे जोर लगा दीजिए, मैंने करना है इसको, ठीक है ना। उसमें कमी पेशी। बाईं ओर से भरा, दाईं ओर खाली किया, दाईं ओर से भरा, बाईं ओर खाली किया, ऐसे करते चले जाना। देखिए किसी पेड़ के यदि फल हैं तो माली क्या करता है, उस पेड़ की जड़ों में खाद डालता है, राइट। और जब उस जड़ों में खाद जानी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो फल भी जो नए आने शुरू हो जाते हैं, पत्तियां भी सही होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। ये नेचर है ना। तो ऐसे ही यदि हमारे घुटनों में विकार आए हैं, यदि हमारे फिंगर्स में जॉइंट्स में प्रभाव आया है, विकार आ गए हैं, किसी भी कारण से आए हैं, चाहे वो रूमेटॉइड है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कार्टिलेज कम होगी है, तो उसका बेनिफिट हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए शक्तियां, प्राण ऊर्जाएं इन अंगों तक जाएंगी, इन अंगों को स्वस्थ करेंगी, सूजन को दूर करेंगी। आप, मेरी इसमें 100% गारंटी है और पूरा विश्वास है। बड़े से बड़े रोग देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर होते हैं। अभी देखिए ये कार्य कैसे करता है ना। यदि आप योग को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो हमारे पास पंच कोश होते हैं, है ना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, लेयर्स बोलते हैं इसको अलग अलग। तो हर जो लेयर है वो आपस में कहीं ना कहीं अटैच्ड होती है। हम्म? अनुलोम विलोम करते जाइए, बॉडी को अपने हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। पूरे आनंद के साथ कान खोल कर सुनते चले जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए तो देखिए अन्नमय कोश क्या है, हमारी फिजिकल बॉडी है। प्राणमय कोश क्या है, हमारे श्वास, प्राण ऊर्जा है ना। उसके बाद आता है मनोमय कोश, जो कि हमारा मन है, थॉट्स। कभी भी जब भी देखेंगे कि आपको एकदम से घबराहट होगी, कोई सी न्यूज आ गई, आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं ना, है ना। एक्साइटमेंट की वजह से, टेंशन की वजह से। या कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई न्यूज ऐसी आ गई और हमें स्टूल आ जाता है फटाफट, है ना, होता है ना। तो मनोमय और प्राणमय और अन्नमय कोश आपस में जुड़े होते हैं। तो मन में कई बार ऐसे थॉट्स आ जाएं या कोई वैसे इमोशंस हों, उसका प्रभाव फिर शरीर पे आ जाता है। कई बार ये भी कारण होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है कार्टिलेज जो है वो घिसनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि
मन में क्या चल रहा था? दुविधाएं चल रही थी, द्वंद चल रहे थे, क्रोध चल रहा था, तनाव चल रहा था, डिप्रेशन चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था। अभी हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो प्रॉब्लम का मेन कॉज है, कई बार वो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा स्ट्रेस होता है, हमारा तनाव होता है, हमारे थॉट्स होते हैं। तो जब तक हम इन थॉट्स को, इस मनोमय कोश को स्वस्थ नहीं करेंगे, हमारा अन्नमय कोश स्वस्थ होने वाला नहीं है। ठीक है? फिर चाहे आप ऊपर से जो मुझे लेप लगाइए, दवाइयां लीजिए, प्लास्टिक सर्जरी कीजिए, जॉइंट सर्जरी कीजिए, जो मर्जी कीजिए। इसलिए प्राणायाम की जो है वो फिर इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं? हमारे भीतर शुद्ध प्राण वायु जा रही है, शुद्ध भाव जा रहे हैं, पॉजिटिविटी जा रही है, उस ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है। प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि देना, स्वस्थता देना, तंदुरुस्ती देना। जब ऐसे भाव के साथ हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो फिर बॉडी के भीतर प्राण ऊर्जा जाकर इन रोगों से लड़ती है और एक शक्ति हमारी बढ़ जाती है ना? पुराने समय में ऋषि देखिए हजारों साल तपस्या करते थे। इसी के बल पे तो करते थे ना। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते चले जाइए। 1 मिनट के लिए और करेंगे। वात पित्त और कफ त्रिदोष शमनीय प्राणायाम है ये, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं ओर हमारी चंद्रनासिका, दाईं ओर हमारी सूर्य नासिका है। तो ये वैसे बैलेंस हो जाता है। जब बॉडी के अंदर गर्मी बहुत अधिक बड़ी होती है, तो फिर इस प्राणायाम को करने से ये वात प्रकार भी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाती है, त्रिदोष सामान्य होने शुरू हो जाती है। ठीक है ना? बाएं से भरिए, दाएं खाली कीजिए, दाएं से भरिए, बाएं खाली। चलिए, बाईं ओर से श्वासों को खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, आंखें बंद कीजिए। किए हुए प्राणायाम का प्रभाव महसूस कीजिए अभी आप। नवीन जी का मैसेज आया है, अभी देखिए वो एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, वहां पे योग अभ्यास चल रहा है, देखिए। वेरी गुड। थैंक यू नवीन जी। खुशी है कि आप वहां पर बैठे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तनाव को दूर करने के लिए करने जा रहे हैं 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत और कुछ पलों के लिए ध्यान का प्राणायाम। ठीक है? कैसे करना है? दोनों हाथों की पहली उंगली माथे पर रखिए, बीच वाली उंगली से आंखों के छिद्र बंद कीजिए, बाकी उसके साथ लगाइए, जीवा तालु के साथ लगाइए, लंबा गहरा श्वास भरिए, अंगूठों से कानों के छिद्र बंद करते हुए गुंजन करनी है, म शब्द का उच्चारण करना है। भवन दोनों हाथ घुटने पे लेके आइए, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पे ले आइए। 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करना है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरा आवाहन। लंबा गहरा श्वास भरिए, शुरू कीजिए।
शांत हो जाइए। करने जा रहे हैं ध्यान का प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। शरीर स्थिर, मन स्थिर। उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का, भ्रिकुटी मध्य दोनों भवों के बीच। प्रार्थना करते हुए ईश्वर से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में योग हो जाए, इसी में कुशलता है, कौशल्य है। मेरा हर कर्म योग बन जाए। दोनों हाथ सर के ऊपर लेके चलिए, आपस में रब कीजिए। पांचों तत्व मिलते हुए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो किसी तत्व में कोई भी कमी पेशी है, ऐसे रब कर कर ऊर्जा जनरेट करने से भी दूर हो जाती है। लगाइए शरीर पे, जहां जहां दर्द है वहां जरूर लगाइए। ज्वाइंट्स पे लगाइए, शक्ति दीजिए, अपनी शक्ति खुद दीजिए, ज्वाइंट्स को दीजिए। वेरी गुड। चलिए, अभी हमारा अगला अभ्यास योगासनों का अभ्यास। कुछ योगासन अब हम करने जा रहे हैं। तो आज हम वज्रासन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मेंबर्स हो सकता है यहाँ पे जुड़े हों जिनको आर्थराइटिस की बहुत अधिक समस्याएं हों। तो हम सीधा ही पेट के बल आएंगे। ठीक है, पेट के बल आ जाइए। वेरी। मकर आसन। दोनों हाथ ऊपर से रखना है, स्टैंड बनाइए, कोहनियों को नजदीक से नजदीक लेके आना है। ऐसे ऊपर नहीं बैठना, फिर काम लाभ मिलेंगे। ढाल लीजिए थोड़ा पेट। यस, पोस्टर अच्छा बन जाएगा। अभी एक एक पैर को उठाना। पहले बायां उठाया, एड़ी को लेके आया अपने नितंबों के पास, वापिस गए, फिर दायां, फिर वापिस, फिर बायां, फिर वापिस। देखिए, जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पैरों के, घुटनों के, पीठ के, हिप्स के जॉइंट्स सब प्रभाव में आ रहे हैं। एक एक पैर को उठाना है, श्वास बढ़ते हुए नीचे लेके आना है, फिर दायां पैर उठाना है, फिर नीचे। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज, मगरमच्छ से लिया हुआ आसन है, वैसे पोस्टर बन जाए। दोनों पैरों को एक साथ खींचिए, दोनों घुटने फोल्ड करते हुए एक साथ, एड़ियां हिप्स अकाएं, ऐसा प्रयास कीजिए। श्वास भरते ऊपर, श्वास भरते नीचे। बहुत ही। चलिए, भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करना है? दोनों हाथ आपके आपके मुख के दाएं बाएं आ जाए, माथा जमीन पे लगाना है, उंगलियां भी जमीन पे लगानी है और कमर के साथ लगे। पाँव मिला लीजिए अच्छे से, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, उंगली आधी खोलिए, मुख ऊपर की ओर, उंगली आधी खोलिए, ऊपर की ओर, देखिए छत को, खुले आसमान को। लोअर रीजन आपका, लंबा रीजन प्रभाव में आता हो। कुछ रुकने का प्रयास। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे वापिस, पहले पेट, फिर छाती, फिर माथा। दोनों हाथ चेस्ट के नीचे रखिए, बायां हाथ नीचे रखना, दायां उसके ऊपर रखना है, माथा जमीन पे लगाइए, श्वास प्रति उठ जाइए, कुनिया बिल्कुल सीधी। पहले पोस्टर में कुनी में हल्का बैंड था, सेकंड पोस्टर में हमारी कुनी बिल्कुल सीधी हो गई, मुख ऊपर की ओर, भुजाएं बिल्कुल सीधी रखनी है, पाँव मिला के रखिए, खींच के रखिए। रेडी, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे वापिस, हाथों को एक बार फिर दाएं बाएं रखिए,
थर्ड पोज करने जा रहे हैं त्रिभुज भुजंगासन, ट्विस्टिंग कोबरा पोज। अभी पाँव में फासला कर लेना आपको थोड़ा सा, ठीक है। पीछे से पाँव में फासला कर लीजिए, आपके हाथ आपके दाएं बाएं हैं, माथा जमीन पे, श्वास भरते उठिए ऊपर की ओर, उठिए एक बार फिर से, यस। दाईं ओर से अपने मुख को घुमाइए, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए, ट्विस्टिंग होएगी, सुंदर प्रभाव आता हुआ। वापिस यहीं से बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास। फिर धीरे धीरे वापिस नीचे आ जाइए, पहले पेट, फिर छाती, फिर माथा, दोनों हाथों को अब माथे के नीचे रखकर विश्राम कर लीजिए। देखिए यही सबसे बड़ी खासियत है योग की, इसमें हम जबरदस्ती नहीं करते, धीरे धीरे सहजता के साथ आगे बढ़ते चले जाते। विश्राम किया, आसन किए, पूरी तन्मयता के साथ विश्राम किया, फिर आगे बढ़ गए। चलिए पीठ के बल आइए, करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। देखिए वही योग आसनों का अभ्यास करवाया जाएगा जिससे कि आपको घुटनों की समस्याओं में लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम मरकट आसन का। दोनों घुटने फोल्ड कीजिए। फिर भी यदि आपको किसी आसन को करते हुए कोई दर्द महसूस हो, कोई पेन बढ़ती है, तो आपने उस आसन को छोड़ देना। दोनों भुजाएं दाएं बाएं कीजिए, फैला लीजिए, एड़ियां आपकी हिप्स के साथ जुड़ेंगी, घुटनों को मिला के रखिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए घुटने जाएंगे दाईं ओर, घुटनों को दोनों घुटने दाईं ओर राइट साइड लेके चलिए, मुख जाएगा बाईं ओर, घुटने पे घुटना आ जाएगा, शाबाश। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबा दीजिए, मुख दूसरी ओर जाएगा, ट्विस्टिंग आती हुई देखिए, सुंदर प्रभाव आता हुआ। वापस आइए घुटने सेंटर में, लेफ्ट साइड चलते हैं बाईं ओर, घुटने जाएंगे बाईं ओर, मुख जाएगा दाईं ओर, दोनों घुटने बाईं ओर, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। यदि नीचे वाला घुटना नहीं लग रहा तो आप चाहे अपने लेफ्ट हैंड का भी सहारा ले सकते हैं, बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर रख दीजिए और प्रेस करके और डीप जा सकते हैं, जो भाई बहन जाना चाहे। वापिस आइए घुटने सेंटर में, घुटनों में फासला कीजिए 1.5 फीट का। सेकंड पोज करने जा रहे हैं, घुटने जाएंगे दाईं ओर, मुख जाएगा बाईं ओर। अभी ये होगा सेकंड पोज, इसमें क्या दोनों घुटने आपके जमीन को टच करेंगे। अभी बायां घुटना दाएं पांव के तलवे के नीचे आ जाएगा, है ना। वापिस फिर दूसरी ओर, घुटने जाएंगे बाईं ओर, मुख जाएगा दाईं ओर। वापिस पाँव मिला लीजिए, नीचे ले आइए। अभी दाएं पैर उठाइए ऊपर, भुजाएं नहीं नीचे लेके आनी, अभी भुजाएं वहीं रहेंगी। दाएं पैर उठाइए ऊपर, लेके चलिए इसको बाईं भुजा के पास, शाबाश। मुख दूसरी ओर, यथासंभव प्रयास करना है आप लोगों ने। टारगेट आपका रहना चाहिए कि आपका पैर जाके आपकी हथेली को छू जाए, ठीक है। जिसका नहीं लग पा रहा उसने थोड़ा थोड़ा प्रयास बढ़ाना है, एकदम से नहीं लगता। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होवे, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे। वापिस आइए, दूसरे पैर से करते हैं। बायां पैर उठाइए, अब लेके चलिए इसको दाईं भुजा के पास, मुख जाएगा दूसरी ओर। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वापिस पाँव नीचे ले आइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पाँव में फासला 1.5 फीट का, भुजाओं में फासला आधे फीट का। आसन से पैदा हुई थकान भी दूर होएगी और इसका प्रभाव भी बढ़ेगा, इसका लाभ भी बढ़ेगा। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा, प्राण शक्तियां ट्रेवल कर जाएंगी अच्छे से। उसको थोड़ा समय दिया कीजिए। कई बार क्या होता है कि सारा दिन हम सोचते रहते हैं, उससे क्या होता है हमारे ऑर्गन्स वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनको एनर्जी चाहिए होती है, प्राण एनर्जी, प्राण शक्ति,
वो हम सोच में कर देते हैं। तो अभी रिलैक्स होकर बैठिए, प्रभाव आने दीजिए। लेट द रिवर फ्लो इन इट्स ओन वे। हाँ? नदी को बहने दीजिए उसके चाल में। ये जीवन जीने की कलाएं हैं जो योग से आती हैं। ईश्वर की सबसे सुंदर देन हमें ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आसन और करेंगे, सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। दोनों घुटने फोल्ड कीजिए, हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए। अभी देखिए, जिनको कोई सर्वाइकल की समस्या है वो इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, एक बार बढ़ जाती है। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लिया। अभी श्वास को भरते हुए आपने अपनी हिप्स और पीठ को उठाना ऊपर की ओर। प्रयास कीजिए, शाबाश, वेरी गुड। जितना उठ सके उतना उठाइए, कुशन रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापिस नीचे लेके आइए। वेरी गुड। एक बार फिर प्रयास करना है। अभी पाँव सीधे नहीं करने, पाँव सीधे नहीं करने। चलिए टखनों को पकड़िए, श्वास भरते फिर उठा दीजिए। हिप्स उठाइए ऊपर, ब्रिज पोज, सेतु बंध आसन। जैसे भगवान राम जी ने बनाया था ना पुल, है ना, सीता मैया को लाने के लिए, रावण जी की लंका जलाने के लिए, तो वैसे ही अब हमने ये पुल बना लिया है इन लोगों को जलाने के लिए, है ना, लोगों की लंका को, तनाव को, डिप्रेशन को। वेरी गुड। वापस आ जाइए, ले आइए, हम नीचे ले आइए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। शाबाश। चलिए एक आसन का अभ्यास और करने जा रहे हैं, पवन मुक्त आसन। तो दोनों पाँव मिलाइए, दायां घुटना फोल्ड कीजिए, केवल दायां घुटना। मोनिका जी, केवल दायां घुटना। बायां पैर सीधा रखिए, श्वास भरिए, घुटने को चेस्ट के पास लेके आइए। वेरी गुड। अपान वायु, विकृत अपान वायु इससे दूर होती है, स्वस्थ होती है। श्वास खाली करते हुए नासिका घुटने के साथ। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो चाहे दर्द ना उठाए, बाकी प्रयास कीजिए। नासिका घुटने के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे वापिस, श्वास भरते हुए मुख नीचे, श्वास खाली करते हुए घुटना नीचे। अभी बायां घुटना फोल्ड कीजिए, हाथों का शिकंजा बाएं घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए घुटना छाती के साथ, चेस्ट के साथ लगाइए। श्वास खाली करते हुए नासिका घुटने के साथ, कुशन रुकने का प्रयास। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और वापिस सिर नीचे, श्वास खाली करते हुए पैर नीचे, दोनों घुटने फोल्ड कर लीजिए। अभी आप हाथों का शिकंजा दोनों घुटनों के ऊपर, श्वास भरिए, दोनों घुटने छाती के साथ लगाइए। श्वास खाली करते हुए नासिका घुटने के साथ लगा लीजिए। छोटी सी छोटी गठरी बना लीजिए। वेरी गुड। अभी शरीर को लुढ़काइए, आगे पीछे कीजिए। नीचे अगर सॉफ्ट गद्दा है तो इसका अभ्यास करना है, अगर नीचे हार्ड प्लेस है तो अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। आगे पीछे रोल करना है। पीठ की वर्टिब्रास प्रभाव में आएंगी, आपकी कोटियां प्रभाव में आ जाएंगी। पीठ स्वस्थ है तो सारा शरीर स्वस्थ है। देखिए कितना सुंदर कर रहे हैं प्रमोद सर। वेरी गुड। सभी भाई बहन बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब जिन भाई बहनों के वीडियोस ऑफ हैं, आशा करता हूँ वो भी सुंदर कर रहे होंगे। चलिए जी, बहुत ही सुंदर। विश्राम, पूर्ण शवासन। आज के आसनों का अंतिम आसन। पाँव में फासला 1.5 फीट का, भुजाओं में फासला आधे फीट का। श्वास क्रिया सामान्य कर लीजिए, बॉडी में रिलैक्स लेके आइए। पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति। देखिए जैसे जीवन के सफर का अंतिम पड़ाव शव है, वैसे ही देखिए योगासनों में अंतिम पड़ाव शवासन है ना। श्वास भरते हुए सिर से पैरों तक, श्वास खाली करते हुए पैरों से सिर तक। एक एक अंक को निहारते चले जाइए।
शरीर पूरा ढीला, पूर्ण विश्राम, पूर्ण आनंद। अपने भाग्य को सराहें कि हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो इस मनुष्य जीवन में मुझे इतनी विवेक बुद्धि दे दी है कि मैं योग के साथ जुड़ चुका हूँ और इस योग के माध्यम से और प्राणायाम ध्यान के माध्यम से हे ईश्वर, मैं आपके शरणागति हो जाऊं। मोक्ष क्या है? इच्छाएं समाप्त हो जाए, प्राण शेष रह जाए, ये मोक्ष है। मृत्यु क्या है? प्राण समाप्त हो जाए, इच्छाएं बच जाए, है ना। तो प्राणों के रहते, जीवन के रहते सब इच्छाओं का त्याग, पूर्ण मोक्ष। यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, हे ईश्वर, हम सबके भीतर विद्यमान उस परम चेतना के रूप में। चलिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण एक बार फिर से करेंगे। शुरू कीजिए। ओ। दोनों हाथों को रब कीजिए। रब कीजिए और शक्ति को सारे शरीर पर धारण कीजिए। जहां जहां आपके रोग दोष है वहां अवश्य लगाइए और उठकर बाईं ओर से करवट लेकर उठकर बैठ जाइए अपने अपने आसन। आज के शिविर में आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय देखिए हमें दिया। आज की डेट में सबसे कीमती होता है आपका समय। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यदि हम आपका समय लें तो उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमारे पास 15-20 सालों का जो योग का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे हमने आपको नॉलेज शेयर की है। और मेरी पूरा फायदा मिले और आप इस रोग के माध्यम